हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत में महामारी और महंगाई के चलते लेबर मार्केट में रिकवरी अधूरी रहने का अनुमान है, जिसके चलते परिवारों की खपत जो है वह सीमित रहने वाली है। भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ती चले जा रही हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 120 का आंकड़ा छू चुकी है और जो सीएनजी की कीमत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी ज़माने में जो आज सीएनजी की कीमत है वो पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी। अगर बेरोजगारी की दर की बात करें तो सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी से लेकर जो अप्रैल महीने तक का ग्राफ है उसमें 8% फरवरी का जो ग्राफ हुआ करता था वो घटकर 7.5% पर आ चुका है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संतोष जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कहा था कि भारत में महामारी और महंगाई के चलते ये जो रिकवरी रेट है ये स्लो रहने वाली है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इससे भारत कैसे बाहर आ सकता है? देखिए, जो वर्ल्ड बैंक ने हमारी अनुमानित दर, विकास दर घटाई है, वो तो होना ही था, लाजमी। मतलब ये हाल में जो हालात बिगड़े हैं और वो तो बात अलग है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब बजट में वांछित और विकास दर ये मानी जा रही थी कि 8.5% होगी, बजट में मतलब भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वांछित विकास दर हमको ऐलान करी थी कि साल में ये होने वाली है। हम सब अचंभित थे वैसे भी, क्योंकि किस आधार पर वो होने वाली थी ये भगवान तो शायद जानते होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जानती होगी, और हम सब लोगों ने कोई नहीं समझ रहा। खैर, जो भी है, क्योंकि स्थिति गंभीर थी और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो निजी आम आदमी की खपत होती है उसमें कमी आई थी पिछले दो तीन सालों में। उम्मीद ये कतई नहीं थी कि 8.5% होगी, और अब जब स्थिति और गंभीर हो गई है तो वर्ल्ड बैंक अगर ये 8.7 से 8 कह रहा है, मैं तो ये भी कहूंगा कि ये भी कुछ ज्यादा आशाओं से ज्यादा है, और सच पूछिए तो ये कुछ ज्यादा ही आशा भरपूर्ण है, राधा न कि यथार्थ से जुड़ा हुआ। क्योंकि यथार्थ हमें ये बता रहा है कि निवेश दर में मंदी अभी भी बनी हुई है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में बताया कि वो 70% के लगभग पहुंची है। और देखिए, निवेश तब होता है जब 75 से 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में हो जाती है। तो हम तो उसके आसपास भी नहीं, उसके ऊपर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा हुआ है। उसमें क्या ताज्जुब की बात है, कंजम्पशन घटा हुआ है जब बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो ये तो निश्चित है कि स्थिति इतनी आशादायक नहीं है जितनी सरकार या जीडीपी या वर्ल्ड बैंक बता रहे। जी जी सर, अभी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये रहेगा कि हाल ही में कुछ महीने पहले निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि गाड़ियां जो हैं इसलिए नहीं बिक रही हैं क्योंकि जो मिलेनियस हैं वो कार्स नहीं खरीद रहे हैं, वो ओला और उबर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर अभी आपने सुना हो तो ओला और उबर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 12% से लेकर कई राज्यों में 15% कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा की सब्जियां हैं वो भी अब महंगी मिल रही हैं। अगर मैं नींबू की बात करूं तो उसका प्राइस 300 रुपये प्रति किलो के दर पर पहुंच चुका है। तो इससे कैसे भारत रिकवर कर सकता है? ओला उबर से हमारे देश के युवा चलने लग गए हैं, ये बात कोई नई नहीं है। सवाल ये है कि इसमें कोई एकदम से बढ़ोतरी नहीं हो गई। मुद्दा ये है कि नौकरियों की कमी हुई। मुद्दा ये है कि महंगाई की मार से, और क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है और जो रोजगार की दर है उसमें कमी आई है, इन वजहों से लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे। तो ये ओला उबर कारण नहीं है। कारण ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया,
भारत सरकार के स्वयं के आंकड़े ये कह रहे हैं कि निजी खपत, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो उसमें कमी पिछले 2-3 साल से आई है और इस वजह से गाड़ियां कम खरीदी जा रही हैं। और गाड़ियों की तो छोड़िए, आपने जैसे सही बात कही कि नींबू का दाम कहाँ पहुंच गया है, कहाँ 100 रुपए से कम होता था, अब 300 रुपए प्रति किलो पहुंचा हुआ है। और कुकिंग ऑयल, मतलब जिस तेल में हम खाना बनाते हैं, या दालों का दाम या सब्जियों का दाम इस भयानक रूप से बढ़ा हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं फिर से कि आरबीआई की अगस्त 21 की बुलेटिन ये हमको बता रही थी कि खाद्य पदार्थों में जो मुद्रास्फीति थी, फूड इन्फ्लेशन, जुलाई 20 से और जुलाई 21 के बीच में 31% बढ़ा। अब आरबीआई स्वयं ये बात कह रहा है, तो ये तो हमारे देश के इतिहास में एक साल में महंगाई की दर इतनी है। जब पेट्रोल डीजल में सरकार हमारी जेब में हाथ डाल डाल करके पैसे उलीच रही है, और आज से नहीं उलीच रही है, लगातार सालों से उलीच रही है। मतलब ये सारे आंकड़ों को सम्मिलित करके 8 साल का आप देखिए कि किस तरीके से टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पे बढ़े हैं। उनका मिला जुला करके 26 लाख करोड़ से अधिक मात्रा हो जाती है। 26 लाख करोड़ तो हमारे देश के सरकार की पूर्ण व्यय के करीब करीब बराबर है। पूर्ण व्यय जो होता है भारत सरकार का, वो लगभग 34। तो अब आप मतलब सिर्फ एक किस्म के टैक्स से, फ्यूल टैक्सेस से, आप इतनी मात्रा में आम आदमी को की जेब खाली कर रहे हैं। तो जबकि बेरोजगारी बढ़ी हुई और ईंधन की कीमत और चीजों में जुड़ती चली जाती है और चीजें का दाम इसी वजह से बढ़ता चला जाता है। तो चलिए आगे आप ये पूछिएगा शायद कि इसके बारे में करना क्या है, तो मैं बाद में आऊंगा। तो मतलब जी बहुत जबरदस्त है और सरकार द्वारा निर्मित परेशानियां आम आदमी के लिए तैयार हुई। सर, ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत का जो जीडीपी दर 8% पे कर दिया है, इसको आप पड़ोसी राज्यों से जोड़कर किस तरीके से देखते हैं? जैसे श्रीलंका में भी क्राइसिस आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो डॉलर का प्राइस है वो 200 पार पहुंच चुका है। देखिए, अगर अपने पड़ोसी देशों से हम तुलना करते रहें तो कम से कम उनके बनिस्बत, उनकी तुलना में हम कहीं बेहतर हैं, मगर उनकी स्थिति तो त्राही त्राही वाली स्थिति है। उनकी स्थिति तो मतलब बिल्कुल इमरजेंसी स्थिति है। हमारी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, मगर हमारे देश में जितनी गरीबी है और जो जनसंख्या गरीबों की है वो इतनी अधिक है। और खासतौर से उत्तर के जो हमारे देश के प्रदेश हैं, हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, उनमें गरीबी और भी अधिक है। तो ऐसे प्रदेशों में जब आप महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार सरकारी नीतियों की वजह से आम जनता महसूस करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाने में अभी कई साल लगने वाले हैं। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। वो बातें जरूर, और मोदी मीडिया हमको ये लगातार बताती रहती है कि सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है, मगर दिक्कत यह है कि सरकार ने जो 2 साल में काम करना चाहिए था जब कोविड की महामारी आई थी, उसमें वो उस तरीके से काम नहीं हुआ और उसका खमियाजा हम भुगतने वाले थे और हम भुगत रहे। जी सर, मेरा एक सवाल यूक्रेन से जुड़ा है। यूक्रेन के लिए हाल ही में जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रशिया जो है यूक्रेनियंस का जेनोसाइड कर रहा है। तो ऐसे में भारत किस तरफ खड़ा है? क्योंकि भारत का रशिया भी अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी अच्छा दोस्त है, और इससे भारत को आर्थिक रूप से क्या नुकसान भी हो सकता है? भारत को आर्थिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है।
में दिख रहा है कि जो दुनिया के सारे देशों पे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगाई हैं, उसकी वजह से तेल का दाम बढ़ गया एकदम से। तेल का दाम फिर भी $100 से नीचे था पर बैरल यूक्रेन की लड़ाई के पहले, मगर अब वो पहले चढ़ करके $120 पहुंच गया था, अभी गिर करके $100 है, और ये $100 से कम होने की बहुत संभावना नहीं है। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से असर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जैसे भारत सरकार ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ तो यूरोप खुद इतना तेल खरीदता है रूस से, और वो हम पर लांछन लगा रहा है कि हम रूस से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकतर तेल तो पश्चिम एशिया से आता है, ना कि रूस से आता है। जो रूस से हम खरीदने की बात कर रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में खरीदने की बात हो रही है। और वैसे ही जो सनफ्लावर ऑयल है, अब मैं पहले अभी चर्चा कर रहा था कि खाना बनाने के तेल का दाम बहुत भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है, जिसकी मार आम आदमी पर पड़ रही है भारत में। अब सनफ्लावर ऑयल हम उनसे आयात करते हैं, यूक्रेन से और रशिया से, उसकी वजह से दिक्कत है। और आम चीजों पे जो कमोडिटीज हैं, प्राइमरी कमोडिटीज हैं, उन सब का दाम बढ़ा हुआ है। तो वो जो प्राइमरी कमोडिटीज हम आयात करते हैं, उसका असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे होता है, इंपोर्ट बिल पे होता है। तो जाहिर है ये लड़ाई किसी के भी हित में नहीं है, और भारत की अर्थव्यवस्था जो वैसे ही अस्थिर हो चुकी थी कोविड महामारी की वजह से और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से, उस पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। सर एक रिपोर्ट में ये पढ़ रहा था कि अमेरिका में पिछले एक साल में 7.5% महंगाई की जो दर है वो बढ़ गई है। तो इसको अपन भारत के संदर्भ में कैसे देख सकते हैं? जी देखिए, अमेरिका में जो महंगाई दर बढ़ी है उसका एक बड़ा साफ कारण ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसका फिस्कल डेफिसिट, जो एक फिस्कल स्टिमुलस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था महामारी की वजह से, मंदी जो अर्थव्यवस्था में आई थी उसको दूर करने के लिए, उस फिस्कल स्टिमुलस की वजह से पैसा बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में घूमना शुरू कर रहा था। इस वजह से उनकी महंगाई दर इतनी बढ़ गई थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 साल में इतनी नहीं हुई है। मगर हमारे देश में जो महंगाई दर बढ़ी है वो इस वजह से नहीं बढ़ी कि भारत सरकार ने पैसा बहुत खर्च कर दिया, बल्कि भारत सरकार ने तो बड़ी तंगी से पैसा खर्च किया। भारत सरकार की स्वयं गलत नीतियों की वजह से, जिनको हम कई बार गिना चुके हैं, और उसमें से पेट्रोल और डीजल के दाम की पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि ये बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो फिर भी सुदृढ़ थी कोविड महामारी से पहले, अच्छी खासी रफ्तार पे उनकी विकास दर थी। मगर हमारी विकास दर गरीब देश होने के बावजूद तेजी से कम होती चली जा रही थी। 3 साल वो लगातार कम हो रही थी 20 से पहले, और उसके ऊपर आई महामारी और उसका मिसमैनेजमेंट। तो इस वजह से गरीबी हमारे देश में बढ़नी शुरू हो चुकी थी 20 से पहले ही, कुनीतियों की वजह से। और जब महामारी आई और उसका आर्थिक असर हुआ, तो सरकार ने अपनी गलतियों की वजह से और महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल और भी गलत कदम उठाने से, और लॉकडाउन, नेशनल स्ट्रिक्ट, जो ये इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा भयंकर आघात 2020 में हुआ था। तो अब आप अगर हमारे देश
की तुलना करें, विकास दर में मंदी जो आई 20 में अमेरिका के मुकाबले, अमेरिका या सारे देश, सारी दुनिया के देशों में कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में जो घटत हुई कोविड के दौरान 2020 में, वो 3% थी। हमारे देश में 7% घटत हुई। क्यों? क्योंकि हमारी नीतियां बहुत गलत थी। तो उसका असर भी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुलनात्मक ढंग से हमको ये समझना चाहिए कि वो तो अब अपना फिस्कल स्टिमुलस विड्रॉ करने की स्थिति में। हमने फिस्कल स्टिमुलस ही इतना छोटा दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से स्थिर नहीं हुई। और रिकवरी हुई है, ये कोई नहीं कह रहा कि रिकवरी नहीं हुई है, मगर के शेप रिकवरी हुई है। सरकार यही कहती रहती है कि हमने तो वी शेप रिकवरी कर लिया। अरे के शेप का मतलब यह है कि करीब करीब हो गया। तो इनइक्वालिटी वैसे ही जो बढ़ रही थी वो और बढ़ गई, तो विषमताएं बढ़ती जाएंगी। आप महंगाई बढ़ाते जाइएगा, गरीबी बढ़ती जाएगी एक तरफ, और जो अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है वो उसकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। ये कोई सस्टेन्ड रिकवरी, सस्टेन्ड ग्रोथ रेट का तरीका नहीं है। जी सर, ये तो सारी बातें हुई कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और भारत किस तरीके से बाहर नहीं आ रहा है और फंसता जा रहा है। जैसे CMIE की रिपोर्ट भी बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, रेटें हैं, वो गिरती जा रही हैं। लेकिन इससे बाहर कैसे आएँ, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी पॉलिसी सरकार बना सकती है जिससे भारत जो है, भारत के जो लोग हैं वो बाहर आ सकें। अब देखिए, कोविड का चौथा वेरिएंट भी आ रहा है, जिस XE जो वेरिएंट है, उससे भी लोगों के दिल में एक डर का माहौल है। खास तौर पर जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, वो ऐसे तरीके के जो वेरिएंट सामने आते हैं, उसके बाद तुरंत वो अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। जी जी। तो देखिए, पहली बात तो ये है, जहाँ जितना साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं, ये जो नया वेरिएंट है XE वेरिएंट, वो उतना घातक नहीं है। तो उसका शायद ओमिक्रॉन जो बहुत ही तेजी से बढ़ा था और फिर बड़ी तेजी से उसका दौर, वो तीसरी वेव कम हो गई, उससे भी कमजोर वेरिएंट है। और अब खुशी की बात यह है कि हमारी देश की अधिकतर जनता या फिर कोविड पॉजिटिव होने की वजह से या फिर वैक्सीनेशन लग जाने की वजह से, इन वजहों से ज्यादा प्रोटेक्टेड है, तो उतना असर नहीं होगा। इसलिए हमें और हालांकि इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी एडल्ट्स हैं, उन सबको बूस्टर डोज देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ये जो बंदिश है कि केवल 60 की उम्र के से ज्यादा के लोगों को बूस्टर दिया जाए, ऐसा ये बंदिश को हटाना चाहिए। तो पहला काम तो मुझे लगता है सरकार को ये करना चाहिए। दूसरा काम सरकार को ये करनी है कि धीमे धीमे करके पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा काम सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम घटाने से सरकार की आमदनी कम होगी। इस वजह से सरकार को रिच और सुपर रिच पे एक सरचार्ज लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जिनकी आमदनी सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की है, उस पर 1-2% का सरचार्ज सरकार को लगाना चाहिए। उससे सरकार को आमदनी हो सकती है। चौथी चीज, सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी उन्होंने करी थी 30% से 25% 2019 के बीच में, जिसमें उम्मीद ये थी कि हमारे देश के बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपनी निवेश दर बढ़ाएंगे, वो निवेश दर उन्होंने बढ़ाई नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स जब उनका कम हुआ तो उसका फायदा उठा करके उन्होंने जो लोन ले रखे थे बड़ी कंपनियों ने, वो लोन वापस कर दिए, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं आई। बल्कि 7 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारे कॉर्पोरेट्स ने इस फाइनेंशियल ईयर 22 में ही कमाए हैं।
तो ये स्थिति हमारे देश के आर्थिक विकास दर के लिए अच्छी नहीं है कि मतलब कंपनियां अपना डेट कम कर रही हैं और टैक्सेस में उनको वैसे ही कमी हो चुकी है। तो चाहे अस्थायी रूप में फौरी तरीके से 1-2% कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी बढ़ाना आवश्यक है, या एक टेम्परेरी सरचार्ज कॉर्पोरेट टैक्स पे लगाया जाए। तो कॉर्पोरेट टैक्स पे एक सरचार्ज लगे, उसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि जो पर्सनल इनकम टैक्स 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं उन पे भी एक सरचार्ज लगे, तो उससे फायदा होगा। तो और ये सब करने से जो सरकार की आय में सुधार होगा, बढ़ोतरी होगी, उसको राज्यों को पैसा दे करके उनसे कैपेक्स करवाना आवश्यक है। यानी कि मूलभूत ढांचा जो में सुधार लाने की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है, वो करना अभी आवश्यक हो गया है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.